गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं महेंद्र सिंगारिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, मनु की 7वीं क्लास में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। इससे पहले हमने मनु के बारे में, मनु कौन था, मनुस्मृति, सप्तांग सिद्धांत, राजा, राजा के कार्य क्षेत्र, राजा की सत्ता पर नियंत्रण, मंत्रि परिषद आदि के बारे में चर्चा की। इसके अब आगे का बिंदु न्याय और न्याय व्यवस्था। मनुस्मृति में न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था का विधिवत, व्यवस्थित और विस्तृत विवेचन किया गया है। न्याय व्यवस्था के इस व्यवस्थित और विस्तृत विवेचन में स्पष्ट है कि मनु समस्त राज व्यवस्था में न्याय व्यवस्था के समुचित महत्व और बहुत कुछ अंशों में सर्वोपरि महत्व से पूर्णतया परिचित हैं। न्यायिक व्यवस्था के संबंध में उसकी विचारधारा है कि समस्त व्यवस्था में न्याय का महत्व सर्वोपरि है। मतलब मनु ने मनुस्मृति में बताया है कि न्याय की जो व्यवस्था है उसमें न्याय का महत्व सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। मनु के अनुसार शासन के अस्तित्व का अंतिम प्रयोजन है। मनु के अनुसार शासन के अस्तित्व का अंतिम प्रयोजन क्या है? न्याय व्यवस्था। समस्त जीवन से बुराई का प्रतिकार और सद्गुण की प्रतिष्ठा करना तथा एक उचित न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था के आधार पर ही यह कार्य संभव है। जब तक अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए न्यायपूर्ण ढंग से दंड की व्यवस्था लागू करता है, तभी तो वह प्रजाजन के जीवन की रक्षा कर पाता है और समस्त प्रजाजन के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर पाता है। अर्थात मनु ये कहना चाह रहा है कि मनुस्मृति के अंदर कि प्रजाजन जीवन की शांति और सुरक्षा के लिए न्याय व्यवस्था आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रजाजन के जीवन के त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम। त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम। ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति उनके बाद में क्या है? अगला चरण है कि सिद्धि कर पाते हैं। शासक अपनी न्यायिक शक्ति के उचित प्रयोग के आधार पर समाज के दुर्बल वर्गों की रक्षा करता है और उचित न्याय व्यवस्था के आधार पर अपनी शक्ति के लिए वैधता प्राप्त करता है। कालांतर में ये बातें शासक की शक्ति में वृद्धि का आधार बनती हैं। इसी प्रकार उचित न्याय व्यवस्था समस्त प्रजाजन की रक्षा का साधन, धर्म, अर्थ और न्याय की सिद्धि का मार्ग तथा तार्किक निष्कर्ष के रूप में सर्वोच्च शासक की शक्ति का आधार होती है। इसका मतलब यह है कि मनु ने मनुस्मृति में न्याय व्यवस्था को एक सर्वोच्च स्थान दिया है। इसके अगले बिंदु में न्याय की निष्पक्षता पर बल। न्याय निष्पक्ष हो। ठीक है। मनु ने मनुस्मृति में, मैंने आपको बताया कि यमराज का जो क्या कार्य था? निष्पक्ष न्याय। वो यमराज कभी भी क्या करता है? यमराज का कार्य क्या होता है? मृत्यु का देवता कहा जाता है उसे। हाँ, तो वो जिसे लेने आता है, यम जिसकी मृत्यु आती है वो उसे ही ले जाता है। वो किसके साथ पक्ष और किसी के साथ निष्पक्ष नहीं रहता। अर्थात राज्य में न्याय की व्यवस्था जब निष्पक्ष नहीं होगी तो राजा का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो मनु ने न्याय की निष्पक्षता पर बल दिया है और कहा है, न्याय के प्रसंग में मनु सर्वोच्च महत्व न्याय की निष्पक्षता को प्रदान करते हैं। मनु का मत है कि राज शक्ति का औचित्य तभी है जबकि उसका पालन निष्पक्ष रीति से हो। न्याय जब भी औचित्यपूर्ण है जब उसका पालन निष्पक्ष रीति से हो। भारतीय जीवन और दर्शन परंपरा में यमराज की निष्पक्षता पूर्वक सभी प्राणियों के प्रति समान व्यवहार के लिए किया जाना है। इसी आधार पर
मनु का कथन है कि शासक के द्वारा यमराज के सामने समान अपने को राग और द्वेष, क्रोध और मोह से परे रखते हुए प्रिय और अप्रिय के भेद का पूर्णतया त्याग कर आचरण किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यमराज भी निष्पक्ष होते हैं, कि वो किसी के पास पक्षपात नहीं करते। इसी प्रकार राजा को भी यमराज के समान राग और द्वेष, क्रोध और मोह से परे रहना चाहिए। प्रिय और अप्रिय का बिना भेद किए उन्हें पूर्णतः अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। इसके आगे मनु कहते हैं, मनु के कथनानुसार अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में दंड का यथा योग्य प्रयोग करता हुआ शासक त्रिवर्ग पहले भी आया वर्ड, इसका अर्थ क्या है? धर्म, अर्थ और काम से युक्त होता है, तथा इसके विपरीत विषयाभिलाषी, क्रोधी और बिना विकार किए दंड का प्रयोग करने वाला शासक दंड के द्वारा ही नष्ट कर दिया जाता है। ये कथन वापस रिपीट कर रहा हूँ। मनु के अनुसार दंड का यथा योग्य प्रयोग करता हुआ शासक त्रिवर्ग मतलब धर्म, अर्थ और काम से युक्त होता है, तथा इसके विपरीत विषय मतलब विषय का अभिलाषी, न्याय का अभिलाषी, यहाँ पर विषय का मतलब न्याय से संबंधित, क्रोधी तथा बिना विचार किए दंड का प्रयोग करने वाला शासक दंड के ही द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। मनु शासक को चेतावनी देते हुए कहता है, ऐसा शासक जो निरपराधी मतलब जो बिना अपराध के या जो अपराधी नहीं है को दंड देता है और दंड देने योग्य व्यक्ति को छोड़ देता है, या जिसे दंड मिलना है उसे छोड़ देता है, तो वह अपयश का भागी होता है। अयश लिख रखा है इसमें, अपयश का भागी होता है तथा नरक हो जाता है। सभी परिस्थितियों में निष्पक्षता पूर्वक न्याय प्रदान कर पाना बहुत दुष्कर कार्य है। शासक यह कार्य तभी संपन्न कर पाता है जब शासक धर्म, अर्थ और काम के मर्म को समझने वाला तथा सत्यनिष्ठ हो, राज्य और प्रजाजन के प्रति पूर्ण निष्ठावान हो तथा उत्कृष्ट बौद्धिक क्षमता से युक्त हो। मनु ये कह रहा है अंतिम लाइनों में कि सभी परिस्थितियों में निष्पक्षता पूर्वक न्याय प्रदान करना दुष्कर मतलब कठिन कार्य, मतलब ये कार्य तो कठिन है, लेकिन ऐसा ना हो कि इस कार्य में आप दोषी को तो निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहरा दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस कार्य को जो समझने वाला हो, सत्यनिष्ठ हो, उसे ही ये कार्य बौद्धिक क्षमता के अनुसार सौंपना चाहिए। अगला मेन पॉइंट नेक्स्ट, न्याय व्यवस्था का आधार। न्याय व्यवस्था का आधार, इस बिंदु के अंतर्गत मनु न्यायिक कार्यों में सर्वोच्च शासक क्या होता है? राजा की सर्वोपरिता को स्वीकार करते हुए भी निष्पक्ष न्याय के लिए शासक को निर्देशित करने की आवश्यकता अनुभव करता है। मनु शासक के दिव्य गुणों से युक्त मानते हुए भी अपनी व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान धर्म और विधि को देते हुए शासक को धर्म और विधि से निर्देशित होने का निर्देश देता है। मनु ने न्यायिक कार्य में शासक को धर्म से शासित होने का परामर्श दिया है और धर्म के सार्वभौमिक लक्षणों के अतिरिक्त न्यायिक कार्यों में समाज की मान्य परंपराओं एवं अभिसमयों आदि को भी महत्व प्रदान किया है। मनु के विधि को शासक और शासित दोनों को ही सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है। शासक पर विधि की सर्वोच्चता का विधान करते हुए मनु न्यायिक शक्ति के मर्यादित उपयोग की अपेक्षा करता है। मनु क्या चाहता है कि विधि की सर्वोच्चता के साथ साथ मनु न्यायिक शक्ति का मर्यादित उपयोग की अपेक्षा करता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि न्यायिक शक्ति का निष्पक्ष और मर्यादित उपयोग धर्म और विधि का पालन करते हुए निष्पक्ष व्यवहार,
न्याय व्यवस्था के प्रसंग में मनु के समस्त विधि विधान का परम लक्ष्य है। क्या कह रहा है कि न्यायिक शक्ति का निष्पक्ष और मर्यादित उपयोग न्याय व्यवस्था के प्रसंग में मनु के समस्त विधि विधान का परम लक्ष्य है। अब नेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट बात आती है न्याय व्यवस्था के अंदर, न्याय और न्याय व्यवस्था के अंदर, कि न्याय व्यवस्था कौन सी संस्था करती है? न्यायपालिका, है ना। तो न्यायपालिका का गठन या न्यायपालिका की रचना कैसे होती है? जो अगला बिंदु अपना है वो क्या है? न्यायपालिका का गठन या न्यायपालिका की रचना, कि न्यायपालिका कैसे बनी है। जैसे हमारे वर्तमान व्यवस्था में अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, है ना, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, है ना, ये आदि इनके पर्याय बता दिए मैंने आपको। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय आदि हैं। इसी प्रकार मनु के मनुस्मृति में जो न्यायिक व्यवस्था थी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका गठन और न्यायपालिका की रचना कैसे हुई। इसके अंतर्गत न्याय व्यवस्था के समस्त संगठन में राजा को सर्वोपरि स्थिति प्राप्त है, लेकिन साथ ही स्वीकार किया गया है कि अकेले राजा के लिए सभी न्यायिक कार्यों का निष्पादन संभव नहीं हो सकता। अतः मनु ने स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि राजा के द्वारा न्यायिक कार्यों का संपादन एक न्याय सभा के आधार पर किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? कि एक न्यायिक कार्य का संपादन एक न्यायिक सभा द्वारा किया जाना चाहिए, जिसे हम वर्तमान में क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। जिसमें राजा ऐसे ब्राह्मणों और पार्षद मतलब यहाँ अध्यक्ष से हैं, पार्षदों के साथ बैठे जो विधि के ज्ञान में पारंगत हो तथा न्यायिक शक्ति के प्रयोग हेतु दोष मुक्त परामर्श दे सके, या जो विधि का ज्ञान रखता हो, ऐसे व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय के जो न्यायाधीश बनते हैं वो क्या होने चाहिए? विधि में पारंगत, न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए दोष मुक्त परामर्श दे सके। मनु के अनुसार न्याय सभा में सामान्यतः एक मुख्य न्यायाधीश, राजा या राजा की अनुपस्थिति में विधि मर्मज्ञ, मतलब विधि को जानने वाला हो, विधि मर्मज्ञ, सद्गुणी ब्राह्मण तथा 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। विद्वान न्यायाधीशों के द्वारा, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, ये व्यवस्था मनुस्मृति में मनु ने बताई है न्यायालय की गठन या रचना में। विद्वान न्यायाधीशों के द्वारा भी न्याय प्रदान करने का यह कार्य कम से कम 3 अन्य पार्षदों के साथ मिलकर किया जाना चाहिए। सामान्यतः न्याय सभा की अध्यक्षता राजा ही करेगा। इस प्रकार राजा का न्याय सभा में प्रमुखता की स्थिति प्राप्त है, लेकिन उसे प्राप्त प्रमुखता की यह स्थिति बहुत कुछ अंशों में अलंकारिक है। शक्ति की दृष्टि से न्याय सभा के अन्य सदस्यों के समान भी वह एक सदस्य ही है। मतलब जो मुख्य अध्यक्ष कौन होता है? न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, है ना। मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश हैं, वो भी एक क्या है? एक सदस्य के समान ही है, और वो निष्पक्ष न्याय करे। न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति हो जो बाहरी चिन्हों, स्वर, वर्ण, संकेत और चेष्टाओं से मनुष्य के आंतरिक भावों को जान सके। मतलब न्यायाधीश को ऐसा होना चाहिए जो बाहरी स्वर, चिन्ह, वर्ण, संकेत, चेष्टा, मतलब आदमी की क्या इच्छा है, उनके क्या भाव, मन में क्या चल रहा है आदि आंतरिक भावों को जानने वाला होना चाहिए। मनु का निर्देश है कि न्याय सभा में सामान्यतः तो शास्त्रों का सम्यक रूप से समझने वाले ब्राह्मण को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। मनु ये कह रहा है कि न्याय सभा में सामान्यतः शास्त्रों को जानने वाला या विधि को जानने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण ही नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि योग्य ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो क्षत्रिय या वैश्य की न्यायिक पद पर नियुक्ति की जा सकती है। मतलब उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। तो उसमें मनु ने ये मनुस्मृति में न्यायिक व्यवस्था में क्या कहा कि व्यक्ति को जो
ब्राह्मण व्यक्ति हो वो व्यक्ति ही न्यायाधीश के पद पर बने। लेकिन अगर कोई परिस्थिति आ जाए जिसमें ब्राह्मण व्यक्ति ना हो तो ब्राह्मण की जगह वैश्य या क्षत्रिय या वैश्य न्यायिक पद पर नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन किसी भी स्थिति में न्याय सभा में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इसमें शूद्र लिखा है कि शूद्र को किसी भी अवस्था में न्यायपालिका में जगह नहीं देनी चाहिए। मनु के अनुसार जिस राज्य में शूद्र न्यायिक सत्ता का प्रयोग करता है वह राज्य अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। मतलब मनु का कहना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये लोग ब्राह्मण न्यायिक कार्यों में आ सकते हैं लेकिन शूद्र नहीं आ सकता। और अगर कोई शूद्र न्यायिक सत्ता का प्रयोग करता है तो वह राज्य अनेक समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है। मनु इस बात पर बल देते हैं कि न्याय सभा में सदस्यों की नियुक्ति कर देने मात्र से राजा का न्यायिक दायित्व पूरा नहीं होता। वस्तुतः ये सुनिश्चित करना भी राज्य का दायित्व है कि उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ करें। राजा अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देता है, मनु ये कह रहा है कि राजा न्यायाधीशों की नियुक्ति करके ही अपने अधिकार या दायित्वों से अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकता। वो उसे राज्य का ये दायित्व है कि जो नियुक्त व्यक्ति न्यायिक पद पर जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है वे अधिकारी अपने कर्तव्यों को निर्वहन निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ कर रहा है या नहीं कर रहा है वे भी राजा को देखना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु में विभिन्न प्रकार के विवाद और न्यायिक प्रक्रिया। मनुस्मृति के अंदर जो विवाद बताए हैं न्यायिक प्रक्रिया में हम समाज के अंदर किस प्रकार के विवाद होते हैं उन विवादों के बारे में मनु ने बताया है। विभिन्न प्रकार के विवाद और न्यायिक प्रक्रिया, इसके अंदर मनु ने समस्त विवादों को प्रथमतः 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में बांटा मनु ने विवादों को? 2 श्रेणी में। प्रथम वे विवाद जिनमें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय पर हिंसा का अभियोग मतलब मुकदमा हो, न्यायालय के आपराधिक क्षेत्र के अधीन माने जाएंगे। क्या कह रहा है कि प्रथम वे विवाद जिसमें किसी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय मतलब एक व्यक्ति या पूरे समुदाय पर हिंसा का मतलब को हिंसा या मारपीट का मुकदमा हो तो वे न्यायालय के आपराधिक क्षेत्र के अधीन माने जाएंगे। और दूसरा वे विवाद जो भूमि या धन के लेन देन के से संबंधित है, दीवानी विवाद की श्रेणी में आएंगे। जैसे अपने भी यहाँ पर वर्तमान में क्या है, सिविल कोर्ट है ना, दीवानी और राजस्व रेवेन्यू बोर्ड है ना। तो रेवेन्यू और राजस्व न्यायालय होते हैं है ना, और दीवानी न्यायालय होते हैं जहाँ पर हिंसा मारपीट आदि की मुकदमे करवाए जाते हैं। और इधर राजस्व न्यायालय में भूमि से संबंधित या संपत्ति से संबंधित मामले इसमें आते हैं। द्वितीय विवाद जो भूमि या धन से लेन देन संबंधित हैं, दीवानी विवादी के श्रेणी में आते हैं। आगे चलकर मनु के समस्त विवादों आपराधिक एवं दीवानी को पृथक पृथक विषय वस्तु से संबंधित होने के आधार पर 18 श्रेणियों में विभक्त किया है। कितनी श्रेणियों में बांटा है? मनु ने विवादों को 18 श्रेणियों में बांटा है। विवादों की 18 श्रेणियां निम्न प्रकार से हैं। मनु ने विवादों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 18 श्रेणियों में। 18 श्रेणी मतलब 18 स्तर पर मनु ने इन विवादों को बांट दिया है। पहली श्रेणी में ऋण मतलब कर्जा या लोन है ना। दूसरा विवाद धरोहर मतलब राज की संपत्ति कह सकते हैं आप इसे है ना, राज की संपत्ति के बारे में। तीसरा बिना स्वामित्व के विक्रय, अगर आप किसी चीज़ का स्वामित्व मतलब किसी का मालकाना हक नहीं रखते, उसी चीज़ को अगर आप बेच देते हैं तो वो कौन सा विवाद? तीसरे विवाद की श्रेणी में आएगा। मनु ने चौथा विवाद जो बताया है वाणिज्य व व्यवसाय में साझेदारी, अगर आप किसी व्यापार या वाणिज्य में या व्यवसाय में साझेदारी रखते हैं, इससे संबंधित विवाद। पांचवा विवाद जो है दान आदि में दी गई संपत्ति अथवा वस्तु को क्रोध, लोभ या अपात्रता के कारण वापस ले लेना। अगर आपने किसी चीज़ को दान दे दिया, ठीक है,
दान देने के बाद आपको कोई अनबन हो जाती है, तो उस वस्तु को आप चाहते हैं कि क्रोध के कारण कि या लोभ के कारण कि उसे अपात्र करार देकर वापस ले लेने के मामले वो विवाद से संबंधित विवाद भी अलग श्रेणी में लिए हैं। छठा जो विवाद बताया है, कार्मिकों के वेतन या श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नहीं करना। अगर कोई कर्मचारी या मजदूर ने कहीं पर कार्य किया है और उसे मजदूरी नहीं मिली या वेतन नहीं मिला, तो उससे संबंधित विवाद भी अलग श्रेणी में है। नेक्स्ट है सातवां बिंदु, संविदा का उल्लंघन। संविदा बोलते हैं साझेदारी या कॉन्ट्रैक्ट को। कैसे बोलते हैं? साझेदारी या कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, साझेदारी कर ली या साझा कर लिया, उससे उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आप समझिए कि किसी आपने दो जनों ने मिलकर 50% पर साझेदारी कर कर कोई काम किया और फिर बाद में आप बोल रहे हैं कि प्रॉफिट मैं 3/4 लूँगा और एक को 1/4 दूंगा, तो ये वाली जो विवाद है वो भी इस तरह के विवाद क्या कहलाएंगे? संविदा का उल्लंघन। नेक्स्ट आठवां जो विवाद है, क्रय विक्रय में विवाद उपस्थित होना। क्रय विक्रय मतलब अगर आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो और उसे बेच रहे हो, तो उसमें हो सकता है वो किसी वस्तु में मिस्टेक हो या कोई दिक्कत हो, तो वह किस में आएगा? क्रय विक्रय से संबंधित विवाद में। नेक्स्ट विवाद है स्वामी तथा पालक में विवाद होना। स्वामी या पालक, पालक किसे बोलते हैं? पालने वाला। स्वामी या पालक में विवाद मतलब हो सकता है दो पक्ष, उच्च पक्ष और निम्न पक्ष कह सकते हैं, स्वामी या नौकर कह सकते हैं। तो इनमें विवाद होने के संबंधित विवाद को भी अलग श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है सीमा से संबंधित। आपने अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि कृषि कार्यों में जो पाली होती है, पाली मतलब बॉर्डर, अपन बॉर्डर बोलते हैं उसे, है ना, सीमा ज्ञान। तो लोग क्या होते हैं, ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है, तो इससे संबंधित जो सीमा संबंधी विवाद है उनको भी विवादों की श्रेणी, अलग श्रेणी में मनु ने मनुस्मृति में रखा है। नेक्स्ट जो 11वां बिंदु है विवादों में, दंड पारुष्य तथा अर्थात शरीर पर भौतिक हमले से संबंधित विवाद। मतलब आपके शरीर पर किसने हमला किया है या मरने वाली स्थिति, मरने की संबंधित कोई हमला किया है, तो वो सब संबंधी विवाद भी एक अलग श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट 12वां जो बिंदु है वाक पौरुषीय। वाक पौरुषीय मतलब गाली गलौज अथवा अपशब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति पर आक्रमण। मतलब आप गाली गलौज करते हैं तो वो एक अलग श्रेणी कहलाएगी। नेक्स्ट जो विवाद है चोरी। चोरी तो आप सब समझते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो विवाद है 14वां, डाका या बलपूर्वक संपत्ति को आघात पहुंचाने वाले अन्य अपराध। जो डाका या बलपूर्वक संपत्ति मतलब आप जानते हैं कि हर व्यक्ति जो सक्षम है और वो क्या करता है? अतिक्रमण, सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह की जमीनों पर अतिक्रमण होता है। ये लोग सोचते हैं कि 2-2 फीट 4-4 फीट जो सरकारी ज़मीन होती है वहाँ पर अतिक्रमण कर लेते हैं और अनावश्यक रूप से ज़मीन पर कब्जा करते हैं, तो ये अलग श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट 15वां जो बिंदु है स्त्रियों के पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध। मतलब एक स्त्री का अन्य दूसरे पुरुषों के साथ जो संबंध है, अनैतिक संबंध है, उसके बारे में जो संबंधित विवाद को भी मनु ने अलग श्रेणी में रखा है। 16वां बिंदु या 16वीं श्रेणी स्त्री पुरुषों के आपसी दायित्वों के संबंधित विवाद। स्त्री पुरुष में उनके आपसी कर्तव्य क्या है? जैसे आदमी का क्या होता है? पूरे परिवार का पालन पोषण करना, और एक स्त्री का दायित्व क्या होता है? एक स्त्री का दायित्व क्या होता है कि गृहिणी बनकर अपने घर को संभाले, पति की सेवा करे, खाना बनाए। ये मतलब ये काम किसका होता है? स्त्री का, अपने दायित्वों का। अगर ये दोनों एक दूसरे के दायित्व का निर्वहन नहीं करते तो भी इन्हें विवादों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट 17वां जो बिंदु है धन संपत्ति या भूमि आदि का बंटवारा। धन संपत्ति या भूमि आदि का बंटवारा मतलब एक पिता के 2 पुत्र हैं तो
उनका हिस्सा बराबर होना चाहिए। लेकिन परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि एक भाई ज़्यादा लेता है, एक भाई कम, तो ऐसी स्थितियों में धन संपत्ति का असमान बंटवारा होने पर भी विवाद उत्पन्न होता है। नेक्स्ट और अंतिम 18वां बिंदु है जुआ खेलना अथवा धन आदि का दाव लगाकर पशु पक्षी को लड़ाना आदि। मतलब पुराने जमाने में पशु पक्षी भी लड़वाते थे, राजा महाराजा जब होते थे तो जुआ खेलना, मतलब चौपड़ पासा जो पहले शब्द में आया था, तो मतलब इस तरह के जो है विवाद भी अलग श्रेणी में रखे गए हैं। मनु ने यह स्पष्ट किया है कि पृथक मतलब अलग अलग प्रकार के वादों पर न्यायालयों को उनकी प्रकृति के आधार पर पृथक तथा आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रक्रिया को अपनाकर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु में मनुस्मृति में प्रमाणों को दो भागों में विभक्त किया है। प्रमाण मतलब प्रमाणों में विभक्त किया है, मानुष प्रमाण और दिव्य प्रमाण। इनमें दिव्य प्रमाण का अधिक महत्व होता है, लेकिन दिव्य प्रमाण सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते। मानुष प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं: लिखित, युक्ति और साक्षी। मनु के अनुसार न्यायाधीशों द्वारा लिखित प्रमाणों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो बिंदु है दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था में क्या है? मनु के अनुसार दंड की व्यवस्था अपराध के अनुपात में के अनुसार ही होनी चाहिए। अपराध के अनुसार होनी चाहिए, मतलब दंड ऐसा होना चाहिए कि जो अपराध आपने जिस अनुपात में किया है उसी अनुपात में उन्हें सजा मिले। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा चोरी करता है और आप उसको 10 साल की जेल कर दे, या कोई मर्डर करता है उसे 2 दिन की जेल कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपराध के अनुपात में ही उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मनु ने अपनी दंड व्यवस्था में गतिशोधनात्मक, निरोधात्मक और सुधारात्मक तीनों ही सिद्धांतों का समन्वय किया है। मनु ने गतिशोधात्मक, निरोधात्मक और सुधारात्मक मतलब उन्हें सुधारा जाए, निरोध मतलब उन जो आपने अपराध किया है उसे कैसे रोका जाए, और गतिशोधात्मक मतलब उसे गति देते हुए किस प्रकार से रोकना और उनके मन में क्या परिवर्तन करना आदि व्यवस्थाओं को, आदि सिद्धांतों का मनु ने इनमें समन्वय किया है। नेक्स्ट में मनु कहते हैं, किसमें? दंड व्यवस्था के अंदर मनु कहते हैं कि दंड देने से पूर्व अपराध के प्रसंग, अपराध की मात्रा और उसके प्रकार एवं स्वरूप, अपराधी की सामर्थ्य, देश, काल और परिस्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिए। मतलब जब आप एक न्यायाधीश किसी अपराधी को सजा दे रहे हैं तो उन्हें सभी बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए कि अपराध का प्रसंग क्या है, अपराध की मात्रा क्या है, अपराध का स्वरूप क्या है, अपराधी की क्षमता, सामर्थ्य क्या है, और देश काल परिस्थिति के अनुसार सभी चीज़ों को देखते हुए न्यायाधीश को अपना निर्णय देना चाहिए, और उसी के उपरांत ही अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम दंड दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति मनु क्या कह रहा है? पुरुषों को जितना दंड मिलता है उतना स्त्रियों को नहीं देना चाहिए, कि मतलब पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम दंड देना चाहिए, और शेष वर्गों की अपेक्षा ब्राह्मण को कम दंड दिया जाना चाहिए। मनु ने इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का समर्थन किया है कि ब्राह्मण को कम दंड दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को वे विशेषाधिकार प्राप्त हैं। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को वह विशेषाधिकार प्राप्त हैं जिसके कारण हत्या जैसा अपराध करने पर भी उनके लिए देश निर्वासन जैसे साधारण दंड की व्यवस्था की गई है। मतलब अगर कोई ब्राह्मण ने किसी की हत्या कर दी तो उसे देश निकाल देकर सामान्य जो दंड की व्यवस्था कर ही उनका ब्राह्मण का पक्ष लिया है मनु ने। और नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है उसे आप अंडरलाइन करें और नोटिस करें, क्योंकि बीए में अब हम बोलता हूँ बीए के विद्यार्थी जो हैं उन्हें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें छोटे छोटे बिंदुओं पर
विशेष ध्यान देना चाहिए। मनु ने विभिन्न प्रकार के दंडों का विधान किया है, जिसके रूप निम्न है। वाग्दंड मतलब समझाना बुझाना। वाग्दंड मतलब क्या होता है? दंडों के प्रकार। ध्यान रखना, दंडों के कितने प्रकार हैं? वाग्दंड। वाग्दंड का अर्थ क्या होता है? समझाना बुझाना। दूसरा दिग्दंड। दिग्दंड मतलब निंदा करना, किसी की बुराई करना। तीसरा धन दंड। धन मतलब पूंजी अर्थ। धन दंड मतलब जुर्माना। कामदंड और बद्धदंड मतलब शारीरिक यातना। कामदंड मतलब शारीरिक यातना और प्राणदंड। कारागार दंड। कारागार मतलब जेल। जाति बहिष्कार दंड मतलब जाति से उन्हें बहिष्कृत कर देना। प्रायश्चित दंड मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित करना चाहता है तो उससे प्रायश्चित फलस्वरूप उन्हें उसी प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए। संपत्ति हरण दंड मतलब अगर कोई व्यक्ति अधिक संपत्ति अधिकृत करता है तो उनकी संपत्ति हरण कर संपत्ति हरण दंड दिया जा सकता है। निर्वासन मतलब निकाला, देश निकाला या गांव निकाला कह सकते हैं। निर्वासन दंड आदि जो प्रकार मनु ने बताए हैं मनुस्मृति में। मनु के द्वारा राजा को भी दंड से मुक्ति प्रदान नहीं की गई है। वे कहते हैं राजा पर भी जुर्माना किया जा सकता है। मनु क्या कहता है कि राजा पर भी जुर्माना किया जा सकता है और वे भी दंड से वंचित नहीं रहेगा। ये थी मनु की न्याय और न्याय व्यवस्था। ठीक है, अब वापस एक बार संक्षेप में हम वापस इन पॉइंटों का अध्ययन करते हैं कि मनु की न्याय और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हमने न्याय व्यवस्था में न्याय का महत्व सर्वोपरि है। क्या है? न्याय व्यवस्था में न्याय का महत्व सर्वोपरि है। न्याय की जिसके अंदर न्याय की निष्पक्षता पर बल होना चाहिए कि न्याय क्या हो? निष्पक्ष हो। न्याय निष्पक्ष हो मतलब निर्दोष को दोषी नहीं बनाना और दोषी को निर्दोष नहीं बनाना। न्याय निष्पक्ष हो। ऐसा बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग पैसे देकर छूट जाते हैं। अपनी व्यवस्था देखी होगी आपने कि बहुत से ऐसे हैं, पर बातें हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि कानून एक ऐसा मकड़ी का जाला है जिसमें हाथी निकल जाते हैं और मकड़ी फंस जाती है ना। तो ये चीज़ है। वस्तु से देखा जाए तो आज की परिस्थिति में होता है ऐसा कि पैसे वाले लोग न्याय व्यवस्था को अपने आप खरीद लेते हैं और जो व्यक्ति निर्दोष होता है उसे दोषी और जो व्यक्ति दोषी होता है उन्हें निर्दोष का करार दे दिया जाता है। ठीक है, तो अपनी व्यवस्थाओं को राजा को अपनी इस व्यवस्था को सुधारना चाहिए, नहीं तो राज्य का पतन या राजा का पतन निश्चित होता है। न्याय व्यवस्था का आधार। न्याय व्यवस्था का आधार के साथ साथ न्यायालयों की रचना या गठन कैसे होना चाहिए। मनु ने मनुस्मृति में बताया कि एक न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हो, है ना। न्यायाधीश के पास निष्ठा, बौद्धिक क्षमता, चारित्रिक उत्कृष्टता आदि पर विशेष बल दिया गया है। राजा को ऐसे न्यायिक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ कर सकें। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के विवाद बताए हैं मनुस्मृति में मनु ने कि न्यायिक प्रक्रिया में किन किन तरह के विवाद होते हैं और मनुस्मृति में इनमें विवादों की 3 श्रेणियाँ बताई हैं 18, और मैंने 18 प्रकार के एक अलग अलग बिंदुओं पर आपको विस्तृत ध्यान आकृष्ट किया था। इसके साथ ही अंतिम जो बिंदु था हमारा दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था के अंदर क्या होना चाहिए कि अब जिस व्यक्ति ने जितना अपराध किया उसको उसी के अनुपात में ही सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आदमी ने अपराध तो छोटा किया और उसे बड़ी सजा मिल जाए, और ऐसा नहीं हो कि जिस आदमी ने बड़ा अपराध किया हो और उन्हें छोटी सजा मिली हो। तो अपराध का क्या होना चाहिए कि अपराध जिस अनुपात में किया उसी के अनुसार उन्हें सजा दी होनी चाहिए। और मनु ने लास्ट में क्या बताया कि दंड के स्वरूप मतलब दंड किन किन प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः 2 नंबर वाला क्वेश्चन आते हैं, उनमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप मनु ने दंडों के प्रकार क्या क्या बताए। तो मैं वापस एक संक्षेप में बता देता हूँ। वाग्दंड मतलब क्या होता है? समझाना बुझाना। और दिग्दंड मतलब निंदा या भ्रष्टाचार या बुराई करना। क्या करना? दिग्दंड में क्या होता है? निंदा या बुराई करना। तीसरा होता है धन दंड। धन मतलब अर्थ, पैसा, है ना। दंड मतलब जुर्माना। नेक्स्ट जो है वो क्या है? कामदंड। कामदंड मतलब शारीरिक यातना देना, मतलब शरीर से संबंधित कोई यातना देना क्या कहलाता है? कामदंड। बद्धदंड मतलब प्राणदंड मतलब फांसी,
है ना, पूर्व वर्तमान में इसे ये कहा जाता है। तो ये होगी मनु की न्याय व्यवस्था। इसके अब आगे जो बिंदु आएगा, राजकोष या अर्थव्यवस्था संबंधी विचार। नेक्स्ट ये चर्चा हम करेंगे अगले चैप्टर, अगले क्लास में। थैंक यू।